जी नमस्कार, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जी चैनल में आप सबों को स्वागत है। इकोनॉमिक्स का आज ये तीसरा वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो में मैं राष्ट्रीय आय बताने वाला हूँ। इसके पहले इकोनॉमिक्स का परिचय दिया, इकोनॉमिक्स को अध्ययन के रूप में 6 भागों में बांटा। ये पहले वीडियो में मैंने बताया। दूसरे में भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता बताया था। आज मैं राष्ट्रीय आय की चर्चा कर रहे हैं, यानी इंडियन इनकम की चर्चा करने जा रहे हैं। इंडियन इनकम आप सुने होंगे। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो सरल भाषा में यहां लिख दिया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो बताया जाता है कि एक वर्ष में जो उत्पादित होती है वस्तु, उसके अंतिम जो उत्पादित वस्तु का जो सेवा मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय, दूसरी शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारत सरकार या इंडिया सरकार की जो वर्ष में इनकम आती है, वो टैक्स के माध्यम से जहां जहां टैक्स जिस उत्पादन पर लगाया जाता है या जहां जहां आय उनके माध्यम से, जो उद्योगों के माध्यम से, सरकारी उद्योगों के माध्यम से की जाती है, उनसे आने वाला इनकम वह भी राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय तो आप समझे कि सरल भाषा हम सीरीज कर सकते, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं का सेवा का जो मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब बात हम करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। यह राष्ट्रीय आय तो आप समझ गए। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति जगह अगर आती है तो याद रखिएगा कि आय किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या, जितनी राष्ट्रीय आय आया हो उसको ऊपर देश की कुल जनसंख्या अगर डालते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं, राष्ट्रीय आय में अपना भागीदारी नहीं करते हैं, लेकिन देश में रहते हैं और देश के वस्तुओं को खरीदते हैं और अपनी उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए। वह उपभोक्ता वस्तु जो खरीदते हैं, उस वस्तु पर जो टैक्स दी जाती है, उस वस्तु पर जोड़ ली जाती है और उस वस्तु को वास्तविक कीमत से बढ़ा करके ली जाती है ग्राहकों से। चाहे गरीब से गरीब भारत में रहने वाले लोग होते हैं, वह भी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, विकास करने में अपनी योगदान देता है। आप कभी ये नहीं कहिएगा कि हम भारत सरकार को टैक्स नहीं भरते हैं। हम टैक्स भरते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स भरते हैं। जिनकी टैक्स अप्रत्यक्ष रूप से भरने के बाद भी एक सरकार का जो नियम कानून के तहत जो लिमिट रकम है, उससे अगर अधिक अगर इनकम है तो वह टैक्स प्रत्यक्ष रूप से भरा जाता है। उसे हम लोग कह सकते हैं कि हम भारत सरकार को टैक्स देते हैं अपने इनकम पर। लेकिन जनरली जो हम उपभोक्ताओं करते हैं जिस वस्तु के, उस पर भी हम लोग भारत सरकार को टैक्स देते हैं। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय देश के कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, इसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय आपने समझा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु
के सेवा की जो मूल्य होती है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है, और प्रति व्यक्ति आय इस तरह से निकालते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, नाम सुने हैं, इन्होंने किया था। ये दादा भाई नौरोजी जिसे हम ग्रेट ओल्ड माइंड कहते हैं, ग्रेट ओल्ड माइंड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द दिया था, स्वराज शब्द दिया था, यही दादा भाई नौरोजी। और यही दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटेन के संसद के सदस्य पहले भारतीय बने थे, ब्रिटेन के संसद के सदस्य पहला भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन के संसद के सदस्य बने थे, और सबसे बड़ी काम भारत में किए थे कि भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नाम देने का इन्होंने किया था। कांग्रेस जो नाम दिया, ये कांग्रेस शब्द देने का दादा भाई नौरोजी ही थे। तो कई क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी पर बना, देखिएगा। पहला बना, इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया, इन्हें ग्रेट ओल्ड माइंड के नाम से जाता है। ये इन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ये ब्रिटेन के संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ये कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस नाम देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, क्लियर? तो कई क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से बनता। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले एक पुस्तक की रचना किया था। इस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी। ठीक है, यह पुस्तक नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867-68 ईस्वी में किया। कब किया? 67-68 ईस्वी में, 1867-68 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 ईस्वी में किया। जिस समय राष्ट्रीय आय का आकलन किया, उस समय देश में कुल राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपया। कब? 1868 ईस्वी में। ठीक है, 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय कुल 340 करोड़ रुपया था, जबकि प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया था। प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया। लेकिन आज वर्तमान में कहा जाए प्रति व्यक्ति आय $1410 लगभग, इसको लगभग में मानिएगा, ठीक है ना, $1410, और $1 बराबर 72-73 रुपया के समथिंग होती है। आप समझ सकते हैं, इसको 72-73 रुपया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय इसको कर सकते हैं। और उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। कितने? एक वर्ष की आकलन हम दिखा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय आय पहले बताया था कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो उस समय 340 करोड़ रुपया और 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये स्वतंत्रता के कई वर्ष पहले की बात है जो पहली बार आकलन किया था। ये पहला आकलन करने वाले व्यक्ति रहे। दूसरे आकलन करने वाले व्यक्ति अंग्रेज के द्वारा की गई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आय का आकलन यानी इंडिया के राष्ट्रीय आय का आकलन एफ सिरास नाम के व्यक्ति ने। कौन? एफ सिरास। कब? 1911 ईस्वी में। और इन्होंने राष्ट्रीय आय 1942 करोड़ रुपया उस समय 1911 ईस्वी बताया। और प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया। कितना? मात्र 49 रुपया। ठीक है, 1911 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के बाद 1942 करोड़ रुपया राष्ट्रीय आय हुआ। 49 रुपया मात्र प्रति व्यक्ति आय उस समय थी। तीसरी बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था डॉक्टर BK आर्मीरा। शायद आप नाम सुने होंगे। दूसरी बार एफ सिरास 1911 ईस्वी में।
तीसरी बार डॉक्टर BKRV राव 1931-32 ईस्वी में देश का राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। यानी अभी भी स्वतंत्रता से पहले की हम बात कर रहे हैं। किसके द्वारा? डॉक्टर BKRV राव। आप पढ़िए से देख ले, डॉक्टर BKRV राव, ठीक है। इन्होंने 1931-32 में देश का राष्ट्रीय आय आकलन किया था और उस समय राष्ट्रीय आय 1689 करोड़ रुपया बताया, जबकि मात्र 44 रुपया प्रति व्यक्ति है बताया। कब? 1931-32 ईस्वी में देश का राष्ट्रीय आय 1689 करोड़ रुपया, जबकि प्रति व्यक्ति आय 44 रुपया। यहां आपकी क्वेश्चन एक बन रही है, दिमाग में आ रही है कि 1911 ईस्वी में देश का राष्ट्रीय आय 1942 करोड़ रुपया था, जबकि प्रति व्यक्ति 49 रुपया था। लेकिन 1911 की बात है, जबकि 1931-32 में यह घटकर 1689 करोड़ रुपया और प्रति व्यक्ति आय मात्र 44 रुपया रहा। ऐसा क्यों? ये सवाल हम और आपको भी दिमाग में आता है। तो ऐसा इसलिए कि आपको मालूम होगा कि 1918 ईस्वी में विश्व में जबरदस्त आर्थिक मंदी आई थी, क्योंकि 1918 से जो 1918 में जो युद्ध बना था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इतने जान और माल की हानि हुई थी कि 1920 के बाद जो मंदी आई तो लगातार मंदी चली। 1929 और 30 में भी उसके बाद मंदी बढ़ा और इतनी मंदी आई क्योंकि 1920 में भी इस प्रकार के संक्रमित बीमारी जो हैजा फैला था और कई अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया था। और उस समय देश की अर्थव्यवस्था GDP काफी गिर गई थी। यही कारण है कि इस तरह से आकलन देखने को मिला। अगर कभी अभी आकलन अभी अब देखा जाए तो 2020 हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। अगर कहा जाए 2018-19 का राष्ट्रीय आय और 2020-21 का राष्ट्रीय आय आकलन कीजिएगा तो भारत ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था GDP नीचे दिखाएगी। जबकि साल आगे है, GDP नीचे है। तो आपको पता होगा ये संक्रमित बीमारी जो कोरोना का एक प्रभाव है पूरे विश्व पर, ये हमारा GDP, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सभी पर प्रभावित किया है। तो उसी प्रकार उस समय भी ये प्रभावित किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता अगर कहा जाए तो साइमन कुजनेट्स। थोड़ा नाम अल्टर है लेकिन आपको याद तो रखना ही होगा। साइमन कुजनेट्स जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना गया। जिस तरह आप लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय आय निकालने का पहला श्रेय दादा भाई नौरोजी जाता है, जो राष्ट्रीय आय के जन्मदाता के रूप में जानते हैं भारत में। उसी प्रकार भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। किसे? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपको पूछता है तो आप जरूर इसका आंसर आप दीजिएगा, कंफर्म हम अनुभव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं देश स्वतंत्रता के बाद, अभी तक मैंने देश स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहा था, अब देश स्वतंत्रता की बाद 1949 ईस्वी में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय आय आकलन के लिए राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति राष्ट्रीय आय को आकलन करने हेतु राष्ट्रीय आय समिति 1949 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको गठन किया। कहते हैं कि राष्ट्रीय आय समिति
के अध्यक्ष जो बनाए गए डॉक्टर पीसी महालनोबिस। याद रखने वाली चीज है, ये कोलकाता के प्रोफेसर रह चुके थे, कोलकाता के प्रोफेसर। और इतना ही नहीं, ये सांख्यिकी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, सांख्यिकी के पदाधिकारी। ये दोनों पद ये थे डॉक्टर पीसी महालनोबिस, जो इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे जानकार थे। इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि इसके सदस्य डॉक्टर आर गाडगिल, शायद नाम सुने आप लोग, और डॉक्टर BKRB राव, जो 1931-32 में राष्ट्रीय आय निकाला था। इन दोनों को सदस्य बनाया गया था किसके? राष्ट्रीय आय समिति का। और ये 1953-54 में राष्ट्रीय आय भारत के अंतिम रूप से दिया था, और इसे समाप्त कर राष्ट्रीय आय समिति जो विशेष रूप से प्रभावित नहीं था, इसे समाप्त कर 1951 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO तो गठन की गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का 1951 ईस्वी में, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो अध्यक्ष के रूप में और जो गठन करने में जो अपना योगदान दिया था, वह समय भी डॉक्टर पीसी महालनोबिस के द्वारा दी गई थी, डॉक्टर पीसी महालनोबिस। और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पहली बार अपना राष्ट्रीय आय का आकलन 1954 ईस्वी में संस्थापित किया था, और उस समय देश में 8646 करोड़ रुपया उस समय देश में बताया था, और 246.9 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। कहीं 8650 भी आ सकता है, और 246.9 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया गया था। आज भी वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आज भी वर्तमान में गणना करने का श्रेय इसे ही जाता है। और आपको एक चीज और याद होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वर्ष जो घोषणा की गई, 1951 ईस्वी में घोषणा की, और यह 1 अप्रैल से 31 मार्च रखा गया, जिसे हम भारत का वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो आज भी वर्तमान में इसको हम लोग देते हैं, और एग्जाम में ये भी आपके लिए काफी भी आई है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वो पूछ चुका है। कहते हैं भारत ने यहाँ लिखे क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा, यहाँ $1410 लगभग आज वर्तमान में $1410 प्रति व्यक्ति आय वार्षिक मानी जाती है। लेकिन जो भी विश्व के जिस संख्या, जिस व्यक्ति का इनकम $1 से कम है, $1 से कम वाले गरीबी रेखा से नीचे कहा गया, गरीबी रेखा से नीचे। यह विश्व बैंक के अनुसार कहते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रतिदिन का इनकम $1 से कम है, वो गरीबी रेखा से नीचे है। अगर आप 5 परिवार है और आपके पिताजी के इनकम 500 450 से कम अगर आती है, 400 से कम आती है, तब भी आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति का इनकम कम से कम 72 से 75 के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 72 से 75 के बीच में या उनसे कम है, वो गरीबी रेखा से नीचे है। अगर उसके पार है तो आप ठीक है, गरीब नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक है। तो $1 से कम वाले को गरीबी रेखा से नीचे बताया गया है। कहते हैं हम भारत के कुछ राज्य हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अभी भी है, जैसे बिहार, उड़ीसा, ये गरीबी रेखा से नीचे है, जिसके राष्ट्रीय आय सबसे कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है,
तो बिहार और उड़ीसा आती है, याद रखिएगा। और किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो आपको आएगा कहाँ, तो गोवा। आप याद रखिएगा, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, ये ऐसे सबसे अधिक गोवा है जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली है, सबसे कम दमन दीप माना जाता है, और नागर हवेली भी माना जाता है जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला है। ये तो मैं राष्ट्रीय आय का कुछ सारांश आपको दिया जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को मैंने बताया, राष्ट्रीय आय बताया, और तीसरा है आर्थिक नियोजन, भारत के आर्थिक नियोजन, जिसको हम अगले वीडियो में मैं आप लोग को दूंगा। वीडियो मेरा अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, दूसरों की भी जानकारी को बांटे, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन, अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको बनता है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद, जय।